गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सैलरी पर टीडीएस हम कैलकुलेट करके किस तरीके से जो है काउंट करते हैं। और आज हम बात करेंगे कुछ रूल्स की। जब भी आप सैलरी पर टीडीएस काटें तो हमको ये प्रोविज़न्स फॉलो करने हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हु विल डिडक्ट द टैक्स। टैक्स काटेगा कौन? ऑब्वियसली जो आपको पेमेंट कर रहा है। कौन पेमेंट कर रहा है? आपका एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो, जो आपको सैलरी दे रहा है, टैक्स भी वही पर्सन काटेगा। दूसरी बात, व्हेन टैक्स विल बी डिडक्टेड, कब काटेगा टैक्स? जब उसे ये आइडिया हो जाएगा कि जो सैलरी वो आपको दे रहा है वो टैक्सेबल लिमिट के बाहर जा रही है। यानी कि उसको ये आइडिया है कि अगर आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी ना, मान लीजिए एक महीने की एक पर्सन में मान लो कि 5,000 है, तो साल की 60,000 होगी, तो 60,000 सैलरी तो टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला 2.5 लाख तो वैसे ही नील हो गया है ना। तो इसीलिए ध्यान में रखना होगा कि अगर एक पर्सन की जो भी एस्टिमेटेड इनकम है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब उसको टैक्स पे करना है। और अगर उसको टैक्स पे करना है तो क्यों ना हम उसकी सैलरी में से हर महीने काट लें, ठीक है। तीसरी बात, सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। कई बार क्या होता है कि हम एक जगह जॉब कर रहे हैं, फिर हमने 2-3 महीने किया जॉब और उसके बाद छोड़ दिया और हम दूसरी जगह चले गए, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरी जगह जा रहे हैं तो टैक्स तो हमारे प्रीवियस एम्प्लॉयर ने भी काटा होगा, अगर बनता होगा तो ज़रूर काटा होगा। और सिमिलरली जो हमारा करंट एम्प्लॉयर है वो भी टीडीएस काटेगा। लेकिन हम उसको कैसे आइडिया देंगे कि कितना काटना है? उसके लिए हम उसको पहले से हमें बताना होगा कि हमने 3 महीने किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब किया है और वहाँ से हमें इतने पैसे मिले हैं और इतना टीडीएस हम कटवा चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेगा ये एम्प्लॉयर? जितना महीने एक साल में मान लीजिए 3 महीने आपने कहीं और जॉब की, फिर 9 मंथ्स आप किसी और के यहाँ चले गए, तो टोटल 12 मंथ्स हो गए ना। तो 9 मंथ्स जो आपको सैलरी देगा, मान लीजिए वो सैलरी आपको 10,000 देगा। 10,000 यानी कि 9 मंथ्स के हो गए 90,000। और पिछले 3 महीनों में आपने सैलरी कितनी ले ली है? आपने सैलरी ली है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 3 महीनों की सैलरी काउंट करूँ तो 5-5 हज़ार करके मान लेते हैं हम, 15,000। तो 90,000 तो हो गई करंट एम्प्लॉयर की और 15,000 होगी हमारे प्रीवियस एम्प्लॉयर की। अब क्योंकि 15,000 सैलरी मेरी टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए प्रीवियस एम्प्लॉयर ने कोई टीडीएस नहीं काटा है। लेकिन मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना पड़ेगा अपने करंट एम्प्लॉयर को, ठीक है। अब करंट एम्प्लॉयर कहेगा कि मेरे यहाँ पे भी आपको 90,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पुराने एम्प्लॉयर से भी आपको सिर्फ 15,000 ही मिले थे, कुल मिलाकर हो जाते हैं 1,05,000। लेकिन 2.5 लाख की लिमिट से नीचे हैं, इसलिए आपका तो टैक्स बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 1,05,000। अगर मान लीजिए ये 10,05,000 होते, फॉर एग्जांपल पिछले भी और ये वाले भी मिलाकर 10,05,000 होते, फिर तो बनता है ना टीडीएस, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? दोनों की इनकम को टोटल करके पहले तो वो देखेगा कि साल का कितना टैक्स बनता है, उसमें से आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस काट लिया है। यानी कि मान लीजिए दोनों की इनकम को टोटल करके साल की 10 लाख बनी। 10 लाख पे ऊपर 1% मैं मान के चल रही हूँ, आपका टैक्स बना 50,000। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। 50,000 में से पिछले एम्प्लॉयर को आप 10,000 टीडीएस कटवा के आए हो, तो इसका मतलब अभी टीडीएस कितना बनता पूरे साल का? 40 ना। तो 40,000 को 12 से डिवाइड करके जो भी बनता है वो आपका करंट एम्प्लॉयर आपकी हर महीने की सैलरी में से पर मंथ काट लेगा, ठीक है। ये तरीका होता है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टीडीएस आफ्टर कंसीडरिंग इनकम अंडर अदर हेड्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या सिर्फ हमारी सैलरी से इनकम है? नहीं, हो सकता है एक पर्सन ने अपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, वहाँ से भी उसको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। एक पर्सन ने 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं, वहाँ से भी उसको डिविडेंड आ रहा है। एक पर्सन ने अपने फ्रेंड को 2 लाख रुपए उधार रखे हैं, वहाँ से भी इंटरेस्ट आ रहा है। कुल मिलाकर आपकी इनकम दूसरे हेड से हो सकती है। तो हमको क्या करना है? हम अपने एम्प्लॉयर को अपनी बाकी की इनकम्स भी बता देनी चाहिए। तो हमारा एम्प्लॉयर ये करेगा कि हमारी बाकी की इनकम्स को भी देखेगा कि किस किस ऐसा। तो मान लीजिए मेरी लॉटरी की इनकम निकल चुकी है पहले, मेरी लॉटरी पहले निकल चुकी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और उस पर 30% टैक्स भी मैं कटवा चुकी हूँ। लेकिन मुझे अपने एम्प्लॉयर को बता देना चाहिए कि मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी इनकम हो सकती है ना, ठीक है।
तो वो इनकम जो बाकी के हेड्स की है अगर मैं अपने एम्प्लॉयर को बता दूंगी तो वो क्या होगा, टोटल टैक्स काउंट करके फिर जो टीडीएस मैं कल कटवा चुकी हूँ वो माइनस करके फिर जो टीडीएस बनेगा उसको 12 से डिवाइड करके पर मंथ की सैलरी में से वो माइनस करने लग जाएंगे। तो टीडीएस हमेशा निकालने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर कोई आपकी कोई और इनकम है तो यू शुड इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर अबाउट दैट इनकम, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि लोगों के पास बैंक में काफ़ी पैसा जमा होता है पर वो सोचते हैं कि हम इस झंझट में नहीं पड़ते हैं, अपने एम्प्लॉयर को बताने की बजाय अपने आप ही वो टैक्स पे करते रहते हैं, क्योंकि बैंक्स की भी ये ड्यूटी होती है कि वो आपके इंटरेस्ट पर जो है टीडीएस काट लेते हैं। तो अगर आपने एम्प्लॉयर को नहीं भी बताया है तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। मेन फोकस गवर्नमेंट का ये होता है कि कोई भी एसएससी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने टैक्स ना दिया हो, चाहे आप एम्प्लॉयर के थ्रू टैक्स दे रहे हैं या आप अपने बैंक के थ्रू दे रहे हैं, बात एक ही है। मेन काम है टीडीएस कटना चाहिए और वो कट रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम एग्जम्पशन रिगार्डिंग हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको एचआरए जो मिलता है सैलरी में अपने एम्प्लॉयर से, ये थोड़े से रूल्स उसके बारे में बहुत सिंपल से हैं। पहला रूल ये है कि मान लीजिए आपको अपने एम्प्लॉयर से 3,000 रुपये से कम एचआरए मिल रहा है पर मंथ, यानी साल के 36,000 हो गए, ठीक है। एक साल में 36,000 से कम आपको क्या मिल रहा है, एचआरए, यानी टोटल में 36,000 है लेकिन पर मंथ का 3,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई भी रेंट की रिसिप्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रेंट रिसिप्ट क्या चीज़ होती है, मान लीजिए आप किराए के घर में रह रहे हैं तो और आप जो भी किराया अपने मकान मालिक को पे करते हो तो मकान मालिक उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट देता है कि यस मैंने आपसे किराया ले लिया है, ताकि कल को वो अपनी बात से बदल ना चाहे, इसलिए आपके पास एक प्रूफ हो जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि भाई ये जो एचआरए आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है ये इसीलिए मिल रहा है कि आप किराए के घर में रह रहे हो। तो अगर किराए के घर में रह रहे हो और एचआरए ले रहे हो और एचआरए का आप टैक्स में बेनिफिट चाहते हो, राइट, तो आपको अपनी रेंट की रिसिप्ट दिखानी होंगी। लेकिन जो पर्सन 3,000 से कम का एचआरए ले रहा है उसको रेंट की रिसिप्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, इसका मतलब तो ये है कि अगर एचआरए मेरे को 3,000 से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब पर मंथ 3,000 से ज़्यादा मिल रहा है, तो मुझे अपने मकान मालिक से मिली हुई सारी रेंट रिसिप्ट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखानी पड़ेंगी, ये रूल है। तीसरी बात पे आ जाते हैं, वो क्या है कि अगर मैंने साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स रेंट पे किया है मकान मालिक को, कई बार मकान जो है बहुत अच्छा है और मैं उसका 1.5 लाख रुपए रेंट पे कर रही हूँ साल का, इसका मतलब हमने अपनी लिमिट को क्रॉस कर लिया। तो 1 लाख रुपए से ऊपर का रेंट होते ही आपको क्या करना है, वो जो आपका लैंडलॉर्ड है जिसका मकान आपने ले रखा है उसका पैन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा, राइट। अब समझ में आया। पहले तो क्या देना होगा, अगर आप मकान मालिक को 1 लाख रुपए से ज़्यादा का किराया दे रहे हो तो आपको अगर एचआरए का बेनिफिट लेना है तो आपको लैंडलॉर्ड को जो भी किराया देते हो ना, बदले में रिसीप्ट तो वो दे ही रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसका पैन नंबर, जो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो लेकर आपको डिपार्टमेंट को देना होगा। अब आप सोचेंगे कि लैंडलॉर्ड के पैन से उनको क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। आप 1 लाख रुपए का जो किराया दे रहे हो, आपके लिए ये खर्चा हो रहा है, लेकिन किसी के लिए तो ये इनकम बन रही है ना। अब वो किसी कौन है, वो आपका मकान मालिक है, तो मकान मालिक को भी तो इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मकान मालिक को भी तो 1 लाख पे टैक्स देना चाहिए ना। तो सरकार ऐसे पकड़ में लाती है लोगों को कि भाई बताओ आपने किसी को कुछ दिया है, उस बंदे का नाम पता बताओ हमारे को, राइट। तो अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के केस में ये आपको देखना है कि आपने अपने लैंडलॉर्ड को अगर 1 ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किया है, देन यू विल हैव टू टेल द पैन ऑफ योर लैंडलॉर्ड टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, राइट। चलिए, तो एचआरए से रिलेटेड बातें हो गई। अब चलते हैं, सैलरी अगर आप पे कर रहे हो फॉरेन करेंसी में, मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन से काम ले रहे हो जो फॉरेनर हैं,
या वो फॉरेन करेंसी में ले रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना। फॉरेनर का मतलब ये नहीं है कि फॉरेनर को फॉरेन करेंसी दोगे, वो डिपेंड करता है कि वो बंदा कहाँ आपसे आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है और वो आपसे पेमेंट किस करेंसी में ले रहा है। फॉरेन करेंसी में ले रहा है तो फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होगा वो आपको कंसिडर करना है, ये ध्यान में रखना। तो टीडीएस जब आप काटोगे तो वो एक्सचेंज रेट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर आ रहा है प्रोविज़न रिलेटिंग टू टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन परक्विजिट्स। तो परक्विजिट्स क्या होते हैं? जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश की फॉर्म में ना होकर कुछ बेनिफिट्स देता है जो कैश की फॉर्म में नहीं है, वस्तुओं की फॉर्म में है, सर्विसेज की फॉर्म में है। जैसे कार की फैसिलिटी है, तो कार की फैसिलिटी दे रखी है ना, फैसिलिटी दे रखी है ना, पैसे तो नहीं दिए, राइट। एक तो ये होता है कि उसको आने जाने का किराया दे दे, चलो भैया आप ऑफिस से घर से ऑफिस में जा रहे हो तो आपको जो है हम किराया दे देते हैं, वो तो अलाउंसेस हो गए। परक्विजिट होते हैं जो कैश की फॉर्म में नहीं होते। तो क्या होता है कि कई बार एम्प्लॉयर अपने ऑप्शन पर एम्प्लॉई को जो भी परक्विजिट्स दे रहा है उसका टैक्स एम्प्लॉई की बजाय एम्प्लॉयर पे करता है। तो जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को का परक्विजिट का टैक्स पे करता है सरकार को, तो उसका एक सर्टिफिकेट भी वो एम्प्लॉई को देगा कि ये लो प्रूफ पकड़ो। कल को जब एम्प्लॉई अपना टैक्स का कैलकुलेशन करवाएगा या टीडीएस वगैरह जब भी कटवाना होगा, उसमें उसको एक तो उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। याद रखिए, परक्विजिट्स पे जो टैक्स पे किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, उसका बेनिफिट एम्प्लॉई को होता है। हालांकि उसकी इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, उसकी इनकम में नहीं ऐड हो जाएगा, बट उसको क्रेडिट मिल जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। और दूसरा, इसके लिए एम्प्लॉयर उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जो ये इन्फॉर्म करेगा कि कब कब कहाँ कहाँ हमने आपके नाम का टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। और ये जो टैक्स पे किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की इनकम नहीं बनी है ये। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये बीच बीच में मैं आपको अमाउंट पॉइंट्स दिखा रही हूँ। ओके, टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बिहाफ पर जो टैक्स पे किया है तो क्रेडिट विल बी गिवन टू एम्प्लॉय, राइट, बता चुकी हूँ मैं। एम्प्लॉयर जो है उसको एक डेफिनेटली एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, दिख रहा है ना, जो इस बात का प्रूफ है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के परक्विजिट्स पे टैक्स पे कर दिया है। ओके, तो परक्विजिट्स के रिलेटेड थोड़े से रूल्स हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट इज़ रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये रिलीफ तब मिलता है जब हमारी करंट इनकम में कोई ऐसी इनकम शामिल है जो कोई पिछले ईयर्स की कोई इनकम है, जैसे एरियर है, या कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि जो भी इनकम जो है हमारी जिस पर टैक्स लगना चाहिए उससे ज़्यादा पे टैक्स लग रहा है। अब रूल ये है, कहता है कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए आपकी पिछले 2 महीने की सैलरी जो है ड्यू थी बट मिली नहीं, राइट, वो मिली आपको अगले ईयर में जाकर। अब अगले ईयर में आपको 2 महीने की जब सैलरी मिल जाएगी तो आपका टैक्स ज़्यादा नहीं बन जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि टैक्स के जो रेट्स होते हैं वो हर साल तो चलो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ईयर्स के गैप में चेंज होते रहते हैं। अगर यही 2 महीने की सैलरी मुझे पहले मिल जाती तो मुझे टैक्स कम पे करना पड़ता, आज की डेट में मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। सो आई विल नीड अ रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी। फॉर दिस पॉइंट यू विल हैव टू रीड दैट चैप्टर अगेन। नेक्स्ट इज़ एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब ये एडजस्टमेंट किस बात की है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मान लीजिए एक एम्प्लॉई का पूरे साल का टैक्स जो बन रहा है वो 60,000 बन रहा है, ठीक है। 60,000 को 12 से डिवाइड किया, 5,000 पर मंथ उसको एम्प्लॉयर को उसकी सैलरी में से हर महीने काटना ही काटना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी महीने में उसने 3,000 काटे तो बाकी का जो बैलेंस होगा वो आगे आने वाले मंथ्स में वो काट लेगा। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर को ये डाउट भी हो जाता है कि जो इनकम हमने सोची है ना कि 1 साल में इसको मिलेगी, वो हो सकता है आगे बढ़ भी ना जाए। तो लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलते हैं। टैक्स ज़्यादा काट भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिफ़ंड मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने टैक्स कम काटा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सरकार को इस बात पे बड़ी ऑब्जेक्शन है कि टीडीएस जो काटना चाहिए था वो आपने कम क्यों काटा। कम नहीं काटना, ज़्यादा काट लो, कोई इशू नहीं है, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा उसका।
डिपॉजिट ऑफ टैक्स, ये भी पॉइंट वैसे हम एक बार कर चुके थे, पर फिर एक दोबारा से आ गया तो हम एक बार देख लेते हैं कि जब भी हम टैक्स जो भी हमने काटा है उसको डिपॉजिट करना है, तो हम देखेंगे कि डिपॉजिट किसको करना है। मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं, यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सरकार के एम्प्लॉय होने का मतलब ये नहीं है कि आपका TDS नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अगर गवर्नमेंट ही टैक्स काट रही है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चालान के बगैर काट रही है, तो जिस दिन वो काटेगा ना TDS गवर्नमेंट, उसी दिन वो जमा भी होगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेम डे नहीं काटा है, अगर ऐसा नहीं किया, मतलब इनकम टैक्स चालान से नहीं काटा है, सॉरी, पहले में तो चालान से काटा है, दूसरे में चालान से नहीं काटा। एक सेकेंड, मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूँ। पहले में विदाउट चालान है, दूसरे में विद चालान है। अगर विदाउट चालान है तो सेम डे TDS जमा करा दो, और अगर विद चालान है तो जिस महीने आप, मान लीजिए आपने मई में टैक्स काटा है, तो मई के बाद अगला महीना आएगा जून की 7 तारीख तक आपको ये TDS जमा कराना है हर हालत में। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ कौन सी डिडक्शन की हम बात करें, सॉरी ये, हाँ, अदर डिडक्टर्स। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉयर नहीं है, आपका एम्प्लॉयर कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई कंपनी है, कोई और पर्सन है, तो उसमें देख लेना, अगर तो टैक्स जो है मार्च में काटा है, तो आपने, वैसे तो रूल कहता है कि अगले महीने की 7 तारीख, लेकिन मार्च का केस आ गया ना, तो 30 अप्रैल, एक पूरा महीना आपको मिल जाएगा। लेकिन और किसी महीने में होगा तो अगले महीने की 7 तक आपको TDS हर हालत में डिपॉजिट कराना है, ठीक है। चलिए जी, फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट। अब क्वार्टरली स्टेटमेंट भरनी होती है, जो भी TDS डिडक्टर होता है उसे हमेशा साल में 4 बार रिटर्न भरनी है, एक बार नहीं, 4 बार, अंडर सेक्शन 24 फॉर्म नंबर 24Q में, राइट। अब जैसे 30 पहला क्वार्टर ख़त्म हुआ, अप्रैल मई जून पे ख़त्म हुआ, इसकी फ़ाइल करेगा वो 31 जुलाई तक, एक महीना पूरा मिल जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद अगला क्वार्टर शुरू होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर पे दूसरा क्वार्टर ख़त्म हुआ, इसके लिए मिलेगा सितंबर से अगला महीना अक्टूबर। देखो आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको। फिर सितंबर ख़त्म हुआ, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने फिर दिसंबर में ख़त्म हो गए, तो दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो 31 जनवरी, और लास्ट में जो 31 मार्च आएगा, चौथा क्वार्टर है, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 31 मई मिलेगा, यहाँ पे 30 अप्रैल नहीं मिलेगा, यहाँ 2 महीने मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये है रिटर्न फाइल करने का तरीका और फॉर्म। अब मेन चीज़ ये भी है, बार बार यही कहा जा रहा है कि जो भी एम्प्लॉई होगा उसको अपना पैन अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना है, ताकि वो TDS के फॉर्म में उस पैन को मेंशन कर दे। साथ में एम्प्लॉयर को अपना टैक्स जो डिडक्शन नंबर होता है ना, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इसको बोलते हैं TAN। वैसे तो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको टैन बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर अपना टैन और एम्प्लॉय का पैन, ये दोनों उस फॉर्म में फिल करेगा। दिस इज़ द रूल। उसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉय आपको क्या क्या दे रहा है, देखो, जैसे परक्विजिट्स दे रहा है, कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहा है, कोई अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ दे रहा है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी दे रहा है, तो इसके लिए अलग से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो आपको अपने रिटर्न के साथ जो है लगाना होगा। ओके। फॉर्म नंबर 16 क्या चीज़ है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फॉर्म देता है, दैट इज़ फॉर्म नंबर 16, जिसमें TDS के बारे में सारी डिटेल होती है कि आपका TDS कब कब कितना कितना काटा गया है, राइट। इसे बोलेंगे फॉर्म 16, राइट। चलिए जी, लास्ट में टॉपिक में आ रहे हैं, दैट इज़ फर्निशिंग ऑफ एविडेंस ऑफ क्लेम्स बाय एम्प्लॉय फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब एम्प्लॉय को क्या क्या एविडेंस देने हैं एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं अगर वो एग्जम्पशन चाहता है, डिडक्शन चाहता है कुछ पर्टिकुलर जगहों पर। क्या एग्जम्पशन है? जैसे एक तो हाउस रेंट की एग्जम्पशन, भाई हाउस रेंट मैंने पे किया है
1 लाख से ज़्यादा पे किया तो याद है ना आपको क्या जमा कराना है, लैंडलॉर्ड का पैन। लीव ट्रैवल कंसेशन का सीन है, LTC जो आप सैलरी एड में पढ़ चुके हैं। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, जब उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन पर तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। उसके लिए आपको प्रॉपरली एम्प्लॉय को ये जो है एविडेंस, ये पर्टिकुलर्स फॉर्म नंबर 12BB में बताने पड़ेंगे। ये जो चीज़ें हैं ना 4, ये 12BB में बतानी पड़ेंगी अलग से। और चौथी आइटम क्या है, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई एम्प्लॉय के द्वारा जो एम्प्लॉयर को सबमिट किया जाता है वो, ठीक है। हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि TDS हम कैसे काटते हैं। सैलरी काउंट करने के वही प्रोसीजर हैं जो हम कर चुके हैं, तो उसमें कुछ नई बड़ी बात नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रही हूँ। एन एम्प्लॉय C would receive the following during the financial year 2020-21, ओके। सैलरी उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस लेस करने के बाद आई है 8,67,500। चेक करो, हम देख लेते हैं। 8 लाख ये आ गई आपकी सैलरी, ठीक है। आगे हिज एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड, 80C में डिडक्शन मिल जाएगी 62,000 की। ये देखो, दिस इज 62,000 एंड ही हैज़ पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹12,000। 12,000 का प्रीमियम दिया है। ये राजी आपको 12,000 भी 80C में मिलना चाहिए, मिल गया। आगे कहता है, कहाँ थे हम, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थे। ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द यूलिप होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971, और वहाँ पे भी उसने 1,000 रुपये दिया है। इसकी डिडक्शन भी आपको 80C में मिलती है। कंप्यूट हिज टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी लाइबल टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड सोर्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ TDS फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अब देखो, हम तो अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे असेसमेंट ईयर, हर जगह हम 2021 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी आप 2021 में खड़े हो, तो 2021 में जो SSC खड़ा है, ये देखो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 है और उसमें अगर आप TDS कट करवा रहे हो तो आपका जो रेट्स लगेंगे वो 21-22 के लगेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए जी, आपने क्या किया, सैलरी डिडक्शन लेस की, कंट्रीब्यूशन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। आगे चलते हैं हम, नंबर नेक्स्ट पे आ रहा है यूलिप है। यूलिप कितना, 1,000 रुपये था। लेस करने के बाद मेरी सैलरी आ गई 792,500 और किसी भी हेड से कोई इनकम नहीं है, राइट। यहाँ तक ओके हो गई बात। अब हम निकालेंगे इसका टैक्स, वही नॉर्मल तरीका है जो निकालते आ रहे हैं। टैक्स निकालने के बाद मेरा अमाउंट आया 73840। मैं ये बीच का मामला स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ हम उस पर इतना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, आपको आता है इसलिए आप खुद भी करके देख सकते हैं। नाउ टैक्स टू बी पेड, दैट इज़ 73840। दिस अमाउंट इज़ पेबल थ्रू TDS। तो अभी ये साल का टैक्स देना है मुझे, अभी एक साथ नहीं TDS काटा जाता, मंथली काटा जाता है। तो आपसे पूछा जाए ना मंथली बताओ, एक तो ये पूछे कि टोटल TDS बताओ, तो टोटल TDS तो यही है। लेकिन अगर पूछे पर मंथ कितना कटवाएं हम, तो ठीक है, इसको 12 से डिवाइड करो जी, दिस इज़ 6153। हर महीने की सैलरी में से 6,153 रुपये आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से कट कर लेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इतना ही करे, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, पर हमें क्वेश्चन में तो देखो एग्जैक्ट फिगर ही बतानी है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी मिलते जुलते ही हैं, कुछ नया कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ। Thank you so much. Bye bye. Take care.